नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले 2023 में हर वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो 2024 से जुड़ी हुई है। इसलिए आज 24 की खबर में एक बार फिर से हम वो बताने जा रहे हैं आपको जो आप जानना चाहते हैं। केंद्रीय स्तर के नेताओं से लेकर राज्य स्तर के नेताओं की जुबान से आखिरकार निकल क्या रहा है, 2024 में नेता क्या चाह रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आपके बीच आने वाले हैं, क्या वायदे करने वाले हैं, उनकी सब झलक 24 की खबर में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाबा मस्जिद मठ के एक कार्यक्रम में शिरकत कर इस दौरान जब उन्होंने यहां से संबोधित किया जनसभा को, तो सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते गिनवाते उन्होंने जनता के बीच एक बड़ा संदेश दिया। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। मित्रों, जनवरी 2024 में हम सब बहुत भाग्यवान है कि हमारे जीवन में ही हम देख पाएंगे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां ही रामलल्ला विराजमान होंगे और समग्र विश्व के अंदर सनातन धर्म का फिर से जय जयकार होगा। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बीजेपी को लगातार निशाना साधते हुए घेर रहे हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज भी कर दिया और यह भी कह दिया कि अगर किसी तरह का घोटाला मिलता है तो या फिर कुछ भी बताया जाए इसके बारे में, तो ये कहा गया कि घोटालों के इतने बड़े आरोप जो लगा रहे हैं इसमें कुछ भी मिलता है तो वो खुद ब खुद कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। आज तक एक पैसे का घोटाला इन्हें नहीं मिला, बस कार्रवाई करते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का। ईडी की छापेमारी को लेकर राजनीति जारी है और यह मुद्दा 2024 में भी अहम रहने वाला है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कहा कि मनीष सिसोदिया केस में पिछले हफ्ते की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार ये पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो। इनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। क्योंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो। इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है और सत्येंद्र जैन को लेकर भी मुश्किलें बढ़ी थी। इस पर जवाब लगातार दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। बीजेपी पर बड़ा सियासी हमला बोला उन्होंने। नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। दरअसल कहा गया था कि क्षेत्रीय पार्टियां जल्द खत्म हो जाएंगी। इस बयान पर पलटवार करते हुए अब सवाल किया गया है कि बीजेपी के लोग सरकार के पैसे का सदुपयोग वाकई में कर रहे हैं क्या? ये लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी से मुक्ति मिलने पर देश बहुत आगे बढ़ेगा। सरकार के पैसे का सदुपयोग कर रहा है तो जो इधर उधर कर रहा है इसीलिए अंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेटमेंट हम देखने नहीं जाते। आप चिंता मत करिए, आप तो मत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी।
5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की घोषणा पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि 2024 में जो परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार पीएम मोदी का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। INDIA गठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं और आखिरकार ये लड़ते ही रहेंगे। स्वप्न देखने वाले हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहें। तो हम समझते हैं कि जो परिस्थिति अभी है 2024 का कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। ये लोग आपस में तो लड़ ही रहे हैं, लड़ते ही रहेंगे लास्ट तक। तो बिना दुल्हा के बाराती होती है क्या? उसी प्रकार से ये 4-5 राज्यों में चुनाव की बात आई है। आप देखिएगा, जो चंद्रमा पर जाने की बात किया गया है, आज सूर्य को 15 लाख की दूरी पर जाकर के अध्ययन कर रहे हैं। आज जो G20 की बैठक कर करके समूचे संसार के नेताओं को यहाँ बुलाने का काम उन्होंने किया है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था संसार का तीसरा आर्थिक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और देश बनाने जा रहा है। कांग्रेस के पिटारे में जो भी कुछ वायदे वो चुनावी शगुफा है। जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बात कहनी पड़ रही है अब उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को। के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार जो बनने जा रही है, इनके जो चीजें पिटारे में है वो चुनावी शगुफे की तरह है। जो जब सत्ता में थे तब इनको कुछ याद नहीं आया। अब सत्ता में आने के लिए यह बेचैनी है जिसके कारण से आप बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से गरीब कल्याण के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है, अगर उसका 10% भी कांग्रेस ने किया होता तो 2024 के चुनाव नजदीक हैं और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता जीत का अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंच रही है। बीजेपी के प्रति लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। 2024 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापसी करेगी, यह दावा लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में है और बीजेपी के प्रति लगातार लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि 2024 का जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना चुकी होगी। अपने अपने दावे वायदे तो हैं, लेकिन 2024 का जो चुनाव है ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल मुद्दे उठ रहे हैं लेकिन बयानबाजी तक सीमित है, धरातल पर कुछ नहीं है। वक्त बताएगा होगा क्या। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी हार ही मान ली है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि जीत के लिए बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की चुनाव में जीत होगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। हरीश रावत को ऐसा लगता है। भाजपा ने ये मान लिया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्यों में उनकी हार हो रही है और कांग्रेस जीत रही है। उस आसन्न हार को बचाने या थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाए, उसके लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं और एक लड़ाई में नई जान डालने, क्योंकि उनकी पार्टी की लड़ाई मुर्दा हो रही है सुन्न पर। राजस्थान में बीजेपी किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए अलग अलग तरह की रणनीतियां भी बनाई जा रही है। पार्टी की ओर से इस रणनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव के लिए सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है और यह दावा किया जा रहा है कि यह निर्णय पार्टी के लिए अच्छा साबित भी होने वाला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने कह भी दिया है कि हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी रणनीति होती है। हमने जो रणनीति बनाई है हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, उसके तहत हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। इस बात को लेकर अपनी बात कह दी गई। देखिए, ऐसा है, हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति है। हम हमारे रणनीति जो हमने बनाई है उसके तहत काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है, उसके तहत ही ये कार्रवाई यहाँ भी हुई और अच्छा ख्याल में ये मूव
राजस्थान में अर्जुना मेघवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसलिए बीजेपी ने इनकी ड्यूटी खास तौर पर राजस्थान के लिए भी लगाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर सियासी हमला बोल दिया। दरअसल हुआ क्या, बीजेपी ने सांसदों को टिकट दिया है, इसी को लेकर अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा भी है। टिकट किस हिसाब से, जैसे कि जिस तरह से अभी बीजेपी सांसदों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है, अलग तरीके से वो काम करे, धरातल पर बीजेपी का प्रचार प्रसार करे। अब अशोक गहलोत ने कह दिया है कि बीजेपी ने 9 सांसदों को टिकट दे दिया, मैं इसे इनकी बहुत बड़ी हार मानता हूं। नहीं कर पा रहे हो, 9 एमपीओ को टिकट दे दिया, मैं तो इनकी बहुत बड़ी हार मानता हूं। यही से 9 टिकट देना एमपी को, इसका मतलब है कि आप हार मान चुके हो, आप एमपी को उतार रहे हो। और एमपी को पूछो 25 एमपीओ को, 25 एमपी खुद जो है 5 साल में क्या किया बता दीजिए। जातिगत जनगणना पर राजनीति भी जारी है और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह कह दिया है कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। इस दौरान अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल हमारी उपलब्धि है और इसे लेकर कांग्रेस नहीं बीजेपी आई है। तो आज तक क्यों नहीं किया कांग्रेस आजादी के बाद से आज तक, उनकी होश कहां चली गई। ये सभी प्रकार की जो भी संविधान सम्मत होगा वो काम हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनको महिला आरक्षण विधेयक के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं जल्दी लागू कर दूंगा। कौन सा प्रक्रिया है जल्दी लागू करने का, ये केवल जनता को गुमराह करने का। 27 वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर ठगने का काम कांग्रेस ने किया। जातिगत जनगणना को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह कह दिया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया गया और जातीय आधार पर जनगणना का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया और यह देश की जरूरत भी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और यह भी कहा कि बीजेपी तो जातियों के आधार पर लोगों को लड़वाने का काम करती है। बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। हर्षवर्धन चौहान जो कि हिमाचल के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने यह तक कह दिया कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले जनगणना भी नहीं हुई। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी, तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है। एसवाइल को लेकर चल रहे घमासान के बीच पंजाब सरकार ने 20 और 21 अक्टूबर को विधानसभा का 2 दिन का सत्र ही बुला लिया। इसे को लेकर स्पीकर कुलतार रंधावा ने कह दिया है कि एसवाइल का मुद्दा हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रहा है और चुनाव के वक्त बाहर आ जाता है और चुनाव के बाद ये लुप्त भी हो जाता है। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा गया। देखिए, इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बतौर स्पीकर तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर नहीं कह सकता, लेकिन ये पंजाब का मुद्दा, उसके लिए मुझे तो ये ऐसा महसूस होता है जब इलेक्शन आते हैं तो एसवाईएल आ जाती है, जब इलेक्शन चले जाते हैं तो एसवाईएल बंद हो जाती है। देखिए, इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बतौर स्पीकर तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर नहीं कह सकता, लेकिन ये पंजाब का मुद्दा, उसके लिए मुझे तो ये साल 2024 के चुनाव में युवाओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है और इस बार के चुनाव में दोनों मुख्य पार्टियां युवाओं को लुभाने का काम भी करेंगी और वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आने के बाद बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बीजेपी ने माय भारत मेरा युवा भारत नाम का एक संस्था बनाने की भी बात कही है और इसको लेकर एक निर्णय लिया गया है, जानकारी दी गई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर ज्यादा बातचीत और युवाओं की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ
राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माई भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माई भारत, मेरा युवा भारत। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा और ये अपील की है कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, आप राजनीति से ऊपर उठकर खिलाड़ियों का मान सम्मान करें। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की खेल पॉलिसी को लेकर सवाल उठा दिए और अपने शासनकाल को याद करते हुए बताया कि हमारे शासनकाल में खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाती थी, उनकी नौकरी में नियुक्ति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने सरकार को नसीहत भी दी है, या तो खेल नीति में बदलाव करें या फिर उन्होंने कह दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो इसमें बदलाव करेंगे। आपने 2019 में जो बात कही थी कि 4 मुख्यमंत्री वाली बात, तो 2019 में उन्होंने कही। ये और हुड्डा 2019 में कही थी, वो अपने बात की धनी है, वो अपनी बात पर। दीपेंद्र हुड्डा ने खेल पॉलिसी को लेकर सवाल तो उठा दिए, लेकिन मौजूदा गठबंधन सरकार खेल पॉलिसी को ही A1 बताती है और इस पर सवाल पलटवार होता रहेगा। हरियाणा विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो हरियाणा में 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, जिसमें एक ब्राह्मण समाज से भी होगा, एक दलित से, एक OBC समाज से और एक सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम भी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बात तो 2019 में भी हमने कही थी। मेरे पास तो कुछ कहने को है ही नहीं, वो तो वैसे, लेकिन ये है कि ये आज नहीं कहा मैंने, हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा, इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से सत्ता का स्वाद चखने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर भूपेंद्र हुड्डा ने, जैसे आपने सुना, ब्राह्मण समाज से भी एक डिप्टी सीएम बनाने का वायदा कर रहे हैं। अब हरियाणा की राजनीति में उबाल है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने पिता की बात को दोहराया और ये भी कहा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ऐसा पहले ही बोल चुकी है। हुड्डा साहब ने 2019 में जो बात कही थी कि 4 मुख्यमंत्री वाली बात, तो 2019 में उन्होंने कही। ये और हुड्डा साहब ने 2019 में कही थी, वो अपने बात की धनी है, वो अपनी बात पर रहते हैं। ये 2019 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से हुड्डा साहब ने बात कही, हुड्डा साहब अपनी बात पर रहते हैं, वो अपनी बात पर। हुड्डा साहब अपनी बात की धनी है, ये दीपेंद्र हुड्डा को लगता है, लेकिन उनके विरोधी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सवाल ये था कि क्या वाकई में कांग्रेस ने ये सब 2019 में कहा था? जवाब मिलेगा। भूपेंद्र हुड्डा की 4 डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान पर जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोर ली है, अब ऐसे में सवाल यह था कि क्या कांग्रेस पार्टी ने 2019 में ये वायदा किया था और 2024 में ऐसा होने जा रहा है? उस समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा थी, वो बेहतर बता सकती थी, इसलिए उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा 2019 में नहीं हुआ था, उनकी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है और यह भी कहा गया कि आलाकमान फैसला करता है। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाईकमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ ले 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के भीतर अपनों के ही अपनों से सवाल है, जवाब कैसे मिलेगा, देखने वाली बात है। इसी मामले पर राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को हास्यास्पद बता दिया। उन्होंने कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ये क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस सरकार आने पर किसी दलित या फिर किसी ब्राह्मण या फिर किसी अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। रामचंद्र जांगड़ा ने यह भी कहा कि उनके बयान का मतलब है कि मुख्यमंत्री तो हुड्डा खुद ही रहेंगे, वो कोई और नहीं बन सकता।
कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं अलग अलग वर्गों से 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मुझे बड़ा हास्यास्पद सा बयान लगता है। अरे कांग्रेस को ये नहीं कहना लगता क्या कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो किसी पिछड़े वर्ग से, किसी ब्राह्मण को या किसी अनुसूचित वर्ग से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसानों को लेकर देश में राजनीति चरम पर है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी को घेरा। ऐसे में अब कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और ये भी कह दिया कि आज किसान की हालत बहुत खराब है और किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पा रही। कुमारी सैलजा ने आगे बोलते हुए भी कहा कि किसानों के साथ जो वायदे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। हमारा किसान तो उसके साथ हम छलावा ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राज्य में है चाहे केंद्र में है, आपने देखा कि 1 साल हमारा किसान इस एरिया का, उत्तरी क्षेत्र का, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, ख़ास तौर से हरियाणा के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इनकी कोई सुध नहीं ली। आखिर में जो वायदे भी किए, आज तक वो वायदे पूरे नहीं हैं। एमएसपी पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं, किसानों को उठा दिया, उस समय बरगला दिया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कह दिया कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करती है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया और ये भी कहा कि इस परिवार का एक ही स्वभाव रहा है कि एक ही जाति के लिए काम करो और बाकी जातियों को लॉलीपॉप पकड़ाते रहो। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई हक या फिर अधिकार देने की बात आती है तो हुड्डा को अपना बेटा याद आता है। से इनका एक पारिवारिक जो स्वभाव रहा है कि एक ही वर्ग की, एक ही जाति की बात करते रहो और बाकियों के लिए लॉलीपॉप का देने का लालच करते रहो। इस किस्म के जासे में हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। बीजेपी जो सरकार है, मनोहर के लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ लेके, सबके प्रयास के साथ देश। दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर लगातार बयानबाजी सर्दियों के मौसम में होती रहती है। दिल्ली सरकार को घेरा जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि उसके ऊपर लगे आरोपों को पहले से ही खत्म कर दिया जाए। इसी को लेकर तैयारी चल रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन ने दिल्ली सरकार को ये भी बताने के लिए पूरा प्रयास किया कि प्रदूषण के खिलाफ हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे। सर्दियों के समय दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता है उसे नियंत्रित करने के लिए इस बार मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के साथ समन्वय के साथ मिलकर 13 हॉटस्पॉट्स के लिए अलग अलग विंटर प्लान बनाया। मंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान को घोषित करते हुए पहला पॉइंट घोषित किया था कि इस बार 13 हॉट स्पॉट के लिए हम अलग अलग विंटर एक्शन प्लान। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार हमेशा अन्याय और लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज करती आ रही है। प्राधिकरण वाले नहीं चाहते थे कि जेपी नारायण जी को सम्मान मिले। ये पूरी प्रक्रिया इसी मंशा से की गई है। मैं समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लिखवाती आई है लोगों पे, और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्राधिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी जो समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को, जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई। और साल 2024 के चुनाव से पहले 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव की खबर सामने आ गई। राज्य में अब 23 नवंबर को नहीं बल्कि 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इसके पीछे का कारण भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने बताया है।
हम आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दल उनके पास आए और सामाजिक संगठन भी उनके पास आए। चुनाव की तारीख बदलने की अपील की गई थी, क्योंकि इस दिन बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसे ही देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव करने का निर्णय ले लिया। शनिवार 25 नवंबर इसे कर दिया गया। नए चुनाव कार्यक्रम के अब मुताबिक 30 अक्टूबर को अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी और 9 नवंबर तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। 25 नवंबर को मतदान हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। 2024 में बहुत कुछ होने वाला है, 2023 में बहुत कुछ दिखने वाला है और जो तस्वीर बनेगी वो 2024 की 2023 में बनते दिखाई देगी। ट्रेलर यहाँ होगा 2023 में, पूरी पिक्चर 2024 में दिखेगी, लेकिन ट्रेलर से बहुत कुछ मालूम हो जाता है पिक्चर कैसे होने वाली है। नमस्कार।